इस नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आज हम आपके सामने हैं और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि ये पोल्यूशन के बारे में है और पोल्यूशन भी वो जिस पर्टिकुलर से हम सांस लेते हैं। कहने का मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में। और एयर पोल्यूशन का ये पहला पार्ट है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पोल्यूशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आने लग जाती है। बहुत सिंपल से अगर हम कहें तो हिंदी में जिसको हम प्रदूषण कहते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लाइक नहीं करते हैं वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो सांस के माध्यम से जो हवा हम अपने अंदर ले रहे हैं वो हवा शुद्ध नहीं है, पोल्यूटेड हो गई। जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी शुद्ध नहीं है, वो पानी है वो पोल्यूटेड हो गया। जो मिट्टी हमारे आमने सामने या हमारे नज़दीक है, उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे दूसरी चीज़ें मिली हुई है, केमिकल्स मिले हुए हैं, वो पोल्यूटेड हो गई, सॉइल पोल्यूशन हो गया वो। और जो बात किसी दूसरे के माध्यम से कही जा रही है, अगर वो बात हमें अच्छी नहीं लग रही है और उसके माध्यम से हमारे दिमाग पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी पोल्यूशन की श्रेणी में आएगा। वो नॉइस पोल्यूशन हो गया। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होता है, उसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी वो चीज़ जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, जिसको हम लाइक नहीं कर रहे हैं, वो पोल्यूशन की कैटेगरी में चला जाता है। अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हम एयर को पढ़ने का प्रयास करेंगे, वाटर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और दूसरे जो और आपके कोर्स में है उनको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर पोल्यूशन होता क्या है, किस तरह से ये फैलता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और ये किस माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली हमारा एयर के बारे में है, एयर पोल्यूशन के बारे में है। ये है हमारी कॉलेज राजकीय लोहिया महाविद्यालय जो आपका इंतज़ार कर रहा है। हमारा परिसर हरियाली से परिपूर्ण, लेकिन कोरोना के कारण से पिछले 10 महीनों से ये है करीब करीब सुनसान सा पड़ा हुआ है। आपके आने से इस पर्टिकुलर परिसर में बाहर आएगी और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने कॉलेज खोलने का फैसला किया है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की शुरुआत है वो इस 18 तारीख से होने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो 10 महीनों के बाद में आप कॉलेज आएंगे, कॉलेज आपका है। निश्चित रूप से जो चीज़ आपको क्लासरूम में बैठकर जो आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, वो उसका कोई भी अल्टरनेट है वो नहीं है। एक खाना पूर्ति के रूप में हम आप लोगों को ये मैटर है वो प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, लेकिन क्लासरूम टीचिंग का कोई जवाब है वो नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये परिसर आपका इंतज़ार कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, एयर पोल्यूशन के प्रकार, कारण, प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी प्रभाव क्या है और इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एफर्ट या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग है वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर पोल्यूशन की परिभाषा की बात आती है तो परिभाषा हमारी क्या होगी? बहुत ही सिंपल परिभाषा है, वो आपके सामने है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनडिजायरेबल चेंजेस है वो हमारे वातावरण के अंदर होते हैं और उसके कारण से जो भी हवा, पानी, मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है या दूषित हो जाती है, उसी को हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब जो पदार्थ है जिसके कारण से प्रदूषण होता है वो हमारे प्राकृतिक संतुलन को में एक इम्बैलेंस उत्पन्न है वो कर देता है। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है वो आपके सामने है और इस प्रकार का जो बदलाव होता है
वो हम संजीवों के ऊपर निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है और हमारा जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, सिस्टम है, उसको प्रभावित करने का काम है वो करता है। तो इस तरह से एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है वो आपके सामने है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये परिभाषा है वो अक्सर पूछी जाती है और आगे भी पूछी जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये पोल्यूटेंट्स या प्रदूषणकारी जो पदार्थ है वो हवा के अंदर मिल जाते हैं तो वो वायु प्रदूषण कहलाता है और उसके कारण से जो एयर की नेचुरल या फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रभावित होती है और निश्चित रूप से ये मानवीय कारणों से होती है। एयर पोल्यूशन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एसिड, नाइट्रिक एसिड, जल और दूसरे जो केमिकल्स हैं उनके माध्यम से होती है। यहाँ पर जल शब्द जो हमने यूज किया है निश्चित रूप से ये पोल्यूटेड वाटर के सेंस में हमने यहाँ पर नाम लिया है। पोल्यूशन के प्रकार कितने हो सकते हैं? निश्चित रूप से प्राइमरी पोल्यूशन, सेकेंडरी पोल्यूशन एंड सॉलिड पार्टिकल्स प्रदूषण के नाम से हम इनकी बात करेंगे। मुख्य रूप से ये 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये होता है जो अपने ओरिजिनल रूप में आता है और सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि 2 प्राइमरी आपस में रिएक्शन करके जो तीसरा पर्टिकुलर केमिकल या प्रदूषक बनाते हैं तो वो सेकेंडरी की कैटेगरी में चला जाता है। तो इनकी अलग अलग परिभाषा है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट फैक्ट्रीज से, जो फैक्ट्रीज का मतलब कारखानों से जो हानिकारक गैसेज है जो बाहर निकलती है, स्रावित होती है, उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नाम से जानेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वो आपके सामने दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत सी गैसेस हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हो जाती है। जैसे कि भोपाल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है वो एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री से उसका रिसाव हुआ था और पूरे भोपाल शहर में वो फैल गई थी और उसका जो प्रभाव है आज तक हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब फैक्ट्री से निकली हुई डायरेक्ट जो गैसेस हैं जो वातावरण में चली जाती है उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो भोपाल वाला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, इस तरह से और भी बहुत सी गैसेज हैं वो इस कैटेगरी में शामिल हो सकती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बतलाया था कि ये 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शंस करने के कारण से बनती है और तीसरा एक हानिकारक जो पोल्यूटेंट्स है उसका निर्माण हो जाता है। इसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्राइमरी के 2 अलग अलग हानिकारक गैसेस के द्वारा अंतर क्रियाओं के द्वारा निर्मित धुंध है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो हमारे सामने आता है। उसके बाद में हम आते हैं तीसरे वाला जो कण पोल्यूटेंट्स की बात हम लोगों ने की थी। तो कण पोल्यूटेंट्स का मतलब ये होता है कि जो एयर पोल्यूशन के अंदर जो काली धूल होती है वो इमारतों पे जम जाती है और उसके कारण से वो पर्टिकुलर जो इमारत है वो हमें ब्लैक कलर की नज़र आने लग जाती है तथा रेस्पायरेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसका कारण है वो बनती है। पर्टिकुलरली 10 माइक्रोमीटर रेडियस से जो छोटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का काम करते हैं और ये पार्टिकल्स इंसान के लंग्स में चले जाते हैं और उसके पश्चात कुछ है वो ब्लड वेसल्स के अंदर भी पहुंच जाते हैं जिससे प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको कि हम CPCB के नाम से जानते हैं, 31 और 195 शहरों ने निर्धारित PM 2.5 और PM 10 सीमा को पार कर लिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये कण पोल्यूटेंट्स थे वो यहाँ पर पर्टिकुलरली ज़्यादा प्रभाव अपना डाल रहा है। भारत में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एयर पोल्यूशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है अब आपके सामने आ रहा है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण से हमारे इंडिया में वायु प्रदूषण है वो फैल रहा है। इसको हम अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है वो आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हो, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जो फॉसिल्स फ्यूल होता है उसका जलने के कारण से
जो गैसेज निकलकर वातावरण में जा रही है, उसके कारण से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेट गैसेज, ये सारी की सारी जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके कारण से ये सब प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती है। तो पहला कारण जो आपको देखने को मिल रहा है वो जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण से जो पोल्यूशन फैलता है, उसको हम कैटेगरी फर्स्ट में शामिल करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो आपको कोयला के दहन से, पेट्रोलियम के जलने से और दूसरी जो फैक्ट्रियां हैं उनके दहन से जो चीज़ें गैसेस बाहर निकलती है, ये नंबर 1 में आता है। इसके अलावा जो वाहनों से, जो व्हीकल से जो गैसेस बाहर निकलती है, क्योंकि जो वाहन है उसमें डीजल या पेट्रोल है वो काम में लिया जाता है, निश्चित रूप से वो उसके अंदर जलकर एनर्जी क्रिएट करता है जिससे वो गाड़ी चल रही है। तो उससे जो बाहर धुआं निकल रहा है मुख्य रूप से वो भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य सोर्स है, सोर्स के रूप में है, उसको हम समझ सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो नाइट्रेट ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक विषाक्त मिश्रण बनाता है। कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस पॉइंट मार्क के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से जो चीज़ें बाहर निकलती है, पर्टिकुलरली यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है और दूसरे कार्बन के जो यौगिक हैं, ये मुख्य रासायनिक पदार्थ है जो वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा आगे और चलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बात अगर हम करें, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन और दूसरे जो रासायनिक पदार्थ हैं वो ये बाहर निकालते हैं और वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं। और साथ ही मिट्टी भी इन सब से प्रदूषित है वो होती है। इसके अलावा जो पावर प्लांट्स है, विद्युत संयंत्र है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला दहन करने वाला देश है और वार्षिक रूप से यह 210 किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है, जिससे अधिक मात्रा में उत्पादन कोयले से होता है। जब कोयले का दहन होता है तो निश्चित रूप से गैसेज निकलकर वातावरण में जाती है। तो ये था पहला पॉइंट जो जीवाश्म ईंधन के बारे में था, मुख्य रूप से ईंधन के बारे में था कि ईंधन के जलने के कारण से जो गैसेज है वो बाहर निकलती है तो एयर है वो पोल्यूटेड होती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। और एग्रीकल्चर में आपने बहुत ही अभी रिसेंटली सुना होगा कि जैसे कि पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर जो किसान है वो अपने पराली का मतलब ये कि फसल काटने के पश्चात जो स्टेम या दूसरे प्लांट्स के रूट्स और लीफ जो ड्राइड हो गई है, मुख्य रूप से यहाँ हम स्टेम की बात करेंगे, तो उनको वो इकट्ठा करके जलाते हैं। जलाने से क्या है कि धुएं के रूप में वातावरण में एक धुंध सी छा जाती है। और पंजाब के पास में दिल्ली है, दिल्ली और एनसीआर का जो क्षेत्र है वहाँ पर एयर पोल्यूशन में काफ़ी वृद्धि है वो हुई है और सुप्रीम कोर्ट तक को भी इसमें हस्तक्षेप है वो करना पड़ा है। इसके अलावा फसलों के ऊपर केमिकल का स्प्रे किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का, कि ताकि उनको वो कीड़े और वगैरह है वो नहीं लगे। इस कारण से जो केमिकल्स का स्प्रे वहाँ पर किया गया है वो केमिकल्स अल्टीमेट है वो मिट्टी में जाते हैं और इनसे निकलने वाला जो धुआं है उनके स्प्रे के कारण से वातावरण के अंदर भी वो चीज़ें हैं वो खतरनाक गैसेस के रूप में जाकर मिलती है और निश्चित रूप से वातावरण के अंदर पोल्यूशन का कारण बनता है। और साथ ही मिट्टी के अंदर जो केमिकल्स चले गए हैं, सोइल पोल्यूशन बढ़ा और बरसात का जब पानी आया वो इन केमिकल्स को बहाकर नदी नालों में भी ले जाता है, तालाब के अंदर भी ले जाता है, तो वो वाटर पोल्यूशन का कारण भी बनता है। तो देखिए एक साथ कितने तरह के पोल्यूशन है वो एक साथ में वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर से संबंधित जो गतिविधियां है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके कारण से ये पोल्यूशन है वो देखने को है वो मिलता है। उसके बाद में 3 नंबर के पॉइंट में हम आते हैं, जो खनन गतिविधियां हैं, जो खनन का काम होता है, जो माइनिंग का काम होता है, जिसके कारण से पृथ्वी के नीचे जो खनिज लवण पाए जाते हैं उनको निकालने के लिए
जो खुदाई की जाती है उसके दौरान भी वायु में धूल और रासायनिक पदार्थ है वो निर्मुक्त होते हैं और व्यापक पैमाने पर एयर पोल्यूशन का या एयर पोल्यूटेंट्स का है कारण है वो बनते हैं। तो खनन गतिविधियों के कारण से भी एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं इंडोर वायु प्रदूषण के कारण से। इंडोर का मतलब ये हुआ इनसाइड, घरों के अंदर समझ लीजिए, फैक्ट्री के अंदर समझ लीजिए, और किसी कैंपस जो बिल्डिंग है उसके अंदर समझ लीजिए। तो वहाँ पर जैसे सफाई के दौरान केमिकल्स का यूज किया गया या उसके इनसाइड जो पेंट वगैरह किए गए, उनसे भी विषाक्त रसायन है जो पदार्थ है उनका वायु में उत्सर्जन होता है और ये पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है और इंडोर वायु प्रदूषण का कारण है वो इसके कारण से होता है। निश्चित रूप से आप लोगों ने और हम लोगों ने फील किया है कि किसी पर्टिकुलर मकान के अंदर जब हम पेंट करवाते हैं और उस मकान में जब हमारी एंट्री होती है तो हमें अजीब तरह की स्मेल है वो आती है, क्योंकि उन पेंट्स के माध्यम से जो रासायनिक पदार्थ हवा में निकले हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं और जिसके कारण से मुझे हमें वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अजीब है वो नज़र आता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, जिसको हम धूल युक्त तूफान के बारे में जो शब्द है वो यूज किया गया है और जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है यह भी एयर पोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो इसके द्वारा होता है और ये वर्ल्ड के अंदर बीमारियों के प्रसार में वृद्धि करने वाले जो हानिकारक कण है वो इसके अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो बात यहाँ पर लिखी गई है वो यही लिखी गई है कि धरातल पर पाए जाने वाले जो वायरस जीवाणु है वो वायु में उड़ा दिए जाते हैं और ये अम्लीय वर्षा अथवा सारी धुंध के माध्यम से फैलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन का जो कारण है वो बनते हैं। 5 नंबर पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए हैं। उसके बाद में हम आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट का मतलब है कि आपने और हमने सुना है जंगलों में कई बार बहुत से कारणों से आग लग जाती है। ये आग नेचुरल भी हो सकती है, ये आग मानवीय भी हो सकती है। प्राकृतिक आग से मतलब है जैसे बिजली का चमकना, और वो बिजली आकर किसी पर्टिकुलर जंगल या पेड़ पर गिर जाती है तो वहाँ पर आग लग जाती है और आग लगने से पूरा जंगल का जंगल है वो नष्ट हो जाता है। कई बार ये आग महीनों महीनों चलती रहती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने सुना होगा। और मानवीय कारण तो निश्चित रूप से होते हैं कि मानवीय एक्टिविटी के कारण से आग लग जाना और फिर पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है या जंगल है वो नष्ट हो जाना और उसके माध्यम से जो धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें बहुत सारे जो पर्टिकुलेट यानी धूल युक्त जो कण होते हैं वो भी प्रदूषण का कारण बनते हैं और जब वो हवा मानव के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एयर पोल्यूशन का कारण है वो फॉरेस्ट फायर के कारण से भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आपके सामने है, जंगलों का नष्ट करना, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को नष्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करके हम लोगों के लिए ऑक्सीजन निकालते हैं, अगर हम जंगलों को काटेंगे, प्लांट्स को अगर हम काटेंगे तो जो CO2 वातावरण में हमारे द्वारा छोड़ी जा रही है उसको वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करने वालों की संख्या कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन भी बाहर निकल कर कम आएगी और वातावरण में CO2 का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और ये CO2 भी एयर पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करेगी और हमारा वातावरण है वो बहुत ही पोल्यूटेड हो जाएगा। जैसा कि हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके माध्यम से हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि हमारा वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वातावरण में CO2 की मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है जो कि हमारे द्वारा छोड़ी जा रही है। 8 नंबर के पॉइंट पे आ जाइए, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का यानी लैंडफिल का मतलब ये है कि जहाँ पर कचरा डाला जाता है, सिंपल वे में कचरा भराव क्षेत्र, जहाँ पर बहुत सारा कचरा अलग अलग क्षेत्रों से कलेक्ट करके गिरा दिया जाता है, वहाँ से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और मीथेन का मतलब जैसा कि हम जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने का मतलब ये हुआ
कि ये सिचुएशन हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है, घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इस जो लैंडफिल वाला जो कचरा भराव क्षेत्र है, ये पर्टिकुलरली एक जगह पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। या तो इसको हम जलाना चाहिए या दूसरे माध्यम से इसको बहुत जल्दी नष्ट करना चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन है वो हमारे सामने नहीं आए। 9 नंबर पॉइंट पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का मतलब सिंपल सा है कि जो वायर है और जो इलेक्ट्रिक के दूसरे जो अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के दहन के माध्यम से जो अपशिष्ट या अनुचित जो जलने से उनके जो गैस बाहर निकलती है, वो भी वातावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। आप एक वायर को जला के देख लीजिए किस तरह की स्मेल उसके अंदर आती है, और दूसरे जो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उनको जला के आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अजीब स्मेल है वो हम लोगों को महसूस होती है। तो ये जो गैस जा रही है ये भी हमारे वातावरण को पोल्यूटेट करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियोधर्मी जितने भी पदार्थ होते हैं उनसे एल्फा बीटा गामा जो रेडिएशंस है वो निकलती रहती है, और ये हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सजीव हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसके अलावा जो भी आणविक और परमाणु जो विस्फोट होते हैं, जो हथियारों के काम में लिए जाते हैं, उनसे भी बहुत हानिकारक रेडियोधर्मी पदार्थ है वो निकलते हैं, और ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं। चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना, चेरनोबिल रूस का एक शहर है, वहाँ पर परमाणु विस्फोट हुआ था और वहाँ पर दुर्घटना घटित हुई थी, और वो जो रेडिएशंस निकली थी वो पूरे वातावरण में फैल गई थी। उसका प्रभाव भी आज तक देखने को मिल रहा है। तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, तो उनसे निकलने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं, ये भी हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप आइए, पर्टिकुलरली यहाँ पर केमिकल्स के बारे में बतलाया गया है, रासायनिक पदार्थों एवं विलायकों के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और हम अक्सर देखते हैं कि जो रबर पे है, पेंट है, प्लास्टिक है, इनके अंदर भी बहुत हानिकारक जो केमिकल्स है वो मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, और इनका जो यूज है वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और हमारे आसपास इनका यूज है वो काफ़ी है, वो पर्याप्त देखने को हम लोगों को मिलता है। और इनके जो वाष्पीकरण होता है, जो पेंट्स को मान लीजिए खुला छोड़ दीजिए, और उसके बाद में उसके अंदर जो भी विलायक है वो उड़कर जब हवा में जा रहा है, तो हमारे आसपास के वातावरण को पोल्यूटेट करने का वो काम है वो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी कारक हम लोगों ने देखे हैं, उसके बाद में अगले वाले पॉइंट पे आ जाइए, जो विकसित देशों की जो निर्यात सामग्री है, जो पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और जो ओबियसली बहुत सारी वस्तुओं का वो आयात और निर्यात है उनके माध्यम से होता है, और जो घटिया सामग्री होती है उनके जैसे मशीन के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर जो काम में ली जाती है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ से वो विकासशील देशों को भेज दी जाती है, और उनके माध्यम से कहने का मतलब जितने भी प्रतिबंधित घातक रासायनिक पदार्थ होते हैं वो सस्ते दामों पर या दान में दे दिए जाते हैं, जो मुख्य कारण बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई एक विकसित देश है और दूसरा जो गरीब देश है, तो गरीब देश को विकसित देश के द्वारा जो मटेरियल सप्लाई किया जाएगा वो निश्चित रूप से कम दाम पर, क्योंकि उसके लिए तो वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हल्की हो गई है, तो हल्की होने के कारण से वो कम दाम पर उसको बेच दिया जाता है, और हल्की क्वालिटी होने के कारण से उन पर्टिकुलर जो भी मटेरियल्स हैं उनसे हानिकारक जो गैसेज है वो निकलती है और वायुमंडल को पोल्यूटेट करने का काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलरली वो इम्पोर्टेंट कारण थे जिसके माध्यम से हमारा जो एयर है, जो हमारे वातावरण है, जो पोल्यूटेड होता है, और वो वातावरण जिसके अंदर हम लोग सांस लेते हैं, जिस वातावरण के कारण से हम लोग जीवित रहते हैं, और वही वातावरण अगर हम लोगों के लिए पोल्यूटेड हो जाएगा या हो रहा है, तो हमारा सर्वाइवल है वो कैसे हो पाएगा। हमारे सर्वाइवल के साथ साथ हम लोगों को प्लांट्स का सर्वाइवल भी देखना पड़ेगा। प्लांट्स हमारे लिए कितना कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि हमारे द्वारा निकाली गई वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके हम लोगों के लिए ऑक्सीजन यानी प्राण वायु है वो हम लोगों के लिए बाहर निकालते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि उन्हीं प्लांट्स को
काटते रहते हैं। जो हमारे लिए प्राणवायु देते हैं, उन्हीं प्लांट्स को हम लोग काटते रहते हैं। तो अगर ऐसा नहीं सोच रहे हैं क्या, क्या हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? काश हम ऐसा सोच पाते। अगर हम ऐसा सोच पाते तो शायद हम प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस टॉपिक को हम सेकंड वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।